वजों पंजाब में कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक, दलित सिख को बनाया मुख्यमंत्री। मैं गरीब दा नुमाइंदा है। कांग्रेस के दांव पर अपनों ने ही पानी फेरा। गैर जिम्मेवाराना बयान एक इतने बड़े सीरियस लीडर से आ जाते हैं तो उस पे कुछ शंकाएं उठ जाती हैं। दलित सीएम को विपक्ष ने बताया चुनावी हथकंडा। ये केवल इनका कोरा चुनावी हथकंडा है। कोशिश यही है कि कांग्रेस की हाईकमांड को बचा दे। विपक्ष के वार से बैकफुट पर कांग्रेस। जाखड़ साहब बारे में की कह सकदा, उन्होंने अपना जो कोई ट्वीट किया ਉਹਦੇ बारे वही दस सकते। अब चन्नी सिद्धू दोनों चेहरों पर कांग्रेस का दाव। पंजाब का चुनाव मिलकर लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात पंजाब की, जहां कांग्रेस ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। दलित सिख चन्नी को सीएम बनाकर पंजाब का सियासी इतिहास ही बदल दिया। लेकिन कांग्रेस के इस दाव के खिलाफ घर से ही विरोध की आवाज गूंजने लगी। हरीश रावत ने कह दिया कि सिद्धू के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। फिर क्या था, पंजाब कांग्रेस में ही बयानबाजी शुरू हो गई। जाखड़ ने चन्नी के समर्थन में बयान देकर अलग रुख अपनाया तो इसकी गूंज चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली और अमृतसर से लेकर लखनऊ तक पहुंची है। विपक्ष ने कांग्रेस के दलित कार्ड को चुनावी स्टंट बता दिया। मामला गर्माता देखकर कांग्रेस आला कमान को आगे आना पड़ा। उसके बाद कांग्रेस ने अपने सारे पत्ते फेंक दिए और फिर कहा कि पंजाब में सिद्धू और चन्नी दोनों के चेहरे पर कांग्रेस विधानसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन मुख्यमंत्री तो एक ही बनेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस किसी कंफ्यूजन में है? क्या कांग्रेस का बैलेंसिंग एक्ट उसके वोटर्स में भ्रम की स्थिति पैदा नहीं करेगा? क्या कांग्रेस के नेताओं ने बैठे बिठाए विपक्ष को मुद्दा नहीं थमा दिया? क्या कांग्रेस ने जिस कार्ड का इस्तेमाल किया उसकी धार उसके ही लोगों ने शुरू में ही कुंद कर दी? सवाल कई हैं जिन पर आज होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले ये खास रिपोर्ट। मैं पंजाब राज ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤਰਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ताजपोशी हो गई, चेहरा बदल गया, लेकिन कांग्रेस की चुनौतियां नहीं खत्म हुई है। पंजाब के दलित चेहरे पर कांग्रेस ने दांव तो खेला है। चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाकर इतिहास बदल दिया, लेकिन भविष्य की चुनौतियों की बुनियाद भी यहीं से शुरू हो गई है। आखिर जड़ से कैसे पहले दिन ही मट्ठा डाल दिया गया उसे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले पंजाब के दलित सिख सीएम की दाढ़ सुनिए। पंजाब दी खेतीबाड़ी ते जेकर आँच आएगी तां किसानां नूं अपना गल वड्ढ के दे दांगा, लेकिन पंजाब दी किसानी ते आँच नहीं आण देगी। ये किसानां दी सरकार है। चन्नी को कांग्रेस पंजाब में मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देख रही है, लेकिन पंजाब में कांग्रेस की सियासत को देखें तो ऑल इज नॉट वेल। यानी पंजाब के नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में कैप्टन अमरिंदर नहीं दिखे। आगे का फैसला वो समर्थकों से राय मशविरा के बाद करेंगे। विवाद की सुगबुगाहट चन्नी के शपथ लेने से पहले ही हरीश रावत के बयान में आ गई, जब उन्होंने कहा कि अगला विधानसभा चुनाव नवजोत सिंह सिद्धू की अगुवाई में लड़ा जाएगा। चेहरा कौन होगा ये तय करेगी कांग्रेस प्रेसिडेंट। ये काम हमको नहीं करना होता है, लेकिन जो यहाँ के हालात है उसमें मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के साथ ही सब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सिद्धू हैं, जिनकी लोकप्रियता बहुत अधिक है। हरीश रावत के बयान पर सुनील जाखड़ ने सवाल उठाया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण के दिन रावत का ये बयान कि चुनाव सिद्धू के नेतृत्व में लड़े जाएंगे हैरान करने वाला है। इससे न सिर्फ मुख्यमंत्री की ताकत कम होगी, इस पद के लिए उन्हें चुने जाने की दलील को ही फिजूल साबित कर दिया जाएगा। हालांकि बाद में सुनील जाखड़ ने अपने बयान की रफू करने की पूरी कोशिश की। आज सारी पार्टी एकजुट है और इसका सर्टिफिकेट जो है वो तो सिर्फ लोग देते हैं, फील्ड में काम देते हैं, इनका वर्कर्स का काम देगा। तो आज मैं समझता हूँ इस किस्म के बयान से बचना चाहिए।
जिस दलित चेहरे के नाम पर कांग्रेस आला कमान पंजाब में सियासी गोटियां बिछाने में लगी हुई है, उसी पर कांग्रेस के प्यादे अपने ही लोगों के खिलाफ तलवारें तानकर अपनी ही धार को कुंद करने में लगे हुए हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने भी मौके पर चौका मार दिया। नाइट वॉचमैन बैट्समैन बना के जड़ा चन्नी नूं जड़ा अगे पेश किया है, लेकिन कांग्रेस के मन के अंदर कुछ और चल रहा है। पंजाब चुनाव की दहलीज पर है, ऐसे में दलितों को अपने पाले में करने की कोशिशें हर पार्टी की है और इसकी वजह भी सॉलिड है। संगठन के प्रमुख और मुखिया सरदार नवजोत सिंह सिद्धू हैं। कांग्रेस की सरकार के मुखिया और चेहरे सरदार चरणजीत सिंह चन्नी हैं। और ये दोनों हमारे मित्र कांग्रेस के सब नेताओं के साथ मिलकर, आखिरी पंक्ति में खड़े हर कार्यकर्ता के साथ मिलकर पंजाब का चुनाव मिलकर लड़ेंगे। देश भर में सबसे ज्यादा दलित आबादी पंजाब में है। 2011 की जनगणना के मुताबिक पंजाब में 34% दलित है। 117 विधानसभा सीटों में से 34 सीट दलितों के लिए आरक्षित है। 2017 में दलितों की आरक्षित 34 में से 22 सीट कांग्रेस ने जीती, 9 सीटें आप और 3 सीट अकाली दल ने जीती। जब बात वोट बैंक की हो तो पंजाब में कोई भी पार्टी इसको लुभाने में अब तक पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में दलित को विपक्ष का नेता बनाया। अकाली दल ने जीतने पर दलित डेप्यूटी सीएम बनाने का वादा किया। बीजेपी ने 2 दलित नेता को अहम पद दिया। सोम प्रकाश को केंद्रीय मंत्री बनाया तो विजय सांपला को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया, जो रविदास समुदाय से आते हैं। वहीं कांग्रेस ने दलित सिख नेता चन्नी को सीएम बनाकर सभी पार्टियों की आगे की राह को मुश्किल कर दिया। कार्यप्रणाली शुरू हो गई है, चाहे बिजली होवे, चाहे रेता होवे, चाहे ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, चाहे पीपीएस ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ये सारे मसले हल होंगे। हालांकि कांग्रेस के इस फैसले के खिलाफ ही जब घर से ही आवाज उठी तो अकाली दल और बीएसपी ने भी चुभते सवाल दाग दिए। अगर तो कांग्रेस आज ये डिक्लेयर करती है कि आगे जो इलेक्शन होगी 2022 की, वो चन्नी साहब की अध्यक्षता में लड़ी जाएगी, ये चेहरा होगा आगे भी, तो फिर तो पता चलेगा फिर कितना को उनको इज्जत दी गई है, कितने को इज्जत दी गई। नहीं तो वरना तो सारी राजनीति पंजाब की जनता समझती। अब कुछ ही समय के लिए इनको पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना, तो इससे तो ये लगता है कि ये केवल इनका कोरा चुनावी हथकंडा है। जिस दलित दाव के जरिए कांग्रेस ने बड़े बड़े सूरमा को किनारे लगा दिया, जाखड़, कैप्टन सिद्धू सभी नकार दिए गए। अब वही आपस में बयानबाजी करके अपनी ही पार्टी के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसे में कहीं इस झगड़े का फायदा पंजाब में दूसरी पार्टियां ना उठा ले जाएं और कांग्रेस का दलित कार्ड का फॉर्मूला कहीं वक्त से पहले ही फेल ना हो जाए। चंडीगढ़ से सतेन जैन, कमलजीत के साथ आज तक ब्यूरो। देखिए खेल सत्ता का, सियासत का, इसी के साथ धर्म और वोट बैंक की राजनीति का। हर कोई अपने अपने तरीके से कैसे दलित कार्ड खेल रहा है, इन सब पर हल्ला बोलेंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनको भी बता दें, क्योंकि वो आज सुनील जाखड़ की इस बात को सामने रखेंगे। तो पहले ही आपको बता दें, पंजाब में उठे विवाद पर सुनील जाखड़ ने अब सफाई दे दी है। कांग्रेसी होने के नाते अपना पक्ष मैंने रखा है। वो कहते हैं ऐसी टिप्पणी से बचना चाहिए था, यानी वो लगभग अपनी गलती मान रहे हैं। चन्नी और सिद्धू दोनों के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। कमोवेश वही बात जो कुछ देर पहले रणदीप सुरजेवाला ने साफ की। सोनिया और राहुल गांधी की अगुवाई में यह लड़ाई होगी और इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी ताल ठोक रही है कि देखिए इनकी अंदरूनी लड़ाई कला जिसमें दलित कार्ड इन्होंने खेला है, तो दूसरी तरफ पवन खेड़ा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। उन्हीं के साथ शुरुआत करेंगे पवन जी। लेकिन उससे पहले चरणजीत सिंह बराड़ साहब प्रवक्ता अकाली दल के हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश चड्डा साहब प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्यों पवन खेड़ा जी? दो चेहरे दिखाएंगे, एक जट सिख भी और एक दलित कार्ड तो आपने खेल ही दिया। मतलब दोनों हाथ में लड्डू चाहिए आपको, लेकिन मुख्यमंत्री तो सर एक ही बनेगा। चलिए, धन्यवाद आपको कि आपने चुनाव के नतीजे बता दिए और आप मानती हैं कि मुख्यमंत्री हमारा ही होगा। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहली मिठाई मैं आप ही को खिलाऊंगा जब नतीजे आएंगे।
बिल्कुल ठीक बोल रही हैं आप, मुख्यमंत्री कांग्रेस का ही होगा। और कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय कांग्रेस का की विधायक दल की बैठक करेगी, जैसे कि पहले हुआ, जैसा कि होता आया। यहां ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री को भी टीवी से मालूम पड़े गुजरात के मुख्यमंत्री को कि अब उन्हें इस्तीफा देना है या उनको बदलने की अब कयास हो रहे हैं। हमारे यहाँ इस तरह की प्रक्रिया नहीं होती। हमारे यहाँ एक सिस्टम है, एक प्रक्रिया है। आपाधापी मची हुई है, आप भी देख रही हैं, मैं भी देख रहा हूं। आज तो आदित्यनाथ जी को भी दलित याद आ गए, लेकिन याद आए, ट्वीट भी किया, फिर भी दलितों को नींव से ऊपर नहीं बढ़ने दिया। अपने ट्वीट में भी इशारे इशारे में आदित्यनाथ जी ने कह दिया कि वो नींव के हैं, नींव में ही रहें, कंगूरा नहीं बनने की कोशिश करें, इमारत न बनने की कोशिश करें। तो इनकी मानसिकता बड़ी स्पष्ट सामने आ गई है। आज जो आपाधापी मची है तमाम राजनीतिक दलों में, विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी, इनकी असलियत सबके सामने खुल गई। बता दीजिए आप किसको बनाएंगे? सुधांशु जी यहाँ बैठे हैं, वरिष्ठ नेता हैं आप अपनी पार्टी के, बताइए आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? हमारे लिए पूछ रहे हैं साहब आपका ये होगा या वो होगा। देखिए हमारे पास तो बहुत सारे हैं, आप अपना बताइए ना कौन होगा। पंजाब में भी बताइए। हम तो आपका जो सिटिंग जहां चीफ मिनिस्टर है वहां तो हम पूछते ही नहीं, क्योंकि आपको भी नहीं मालूम है। अचानक आप दिन में 3-3 बार बदल देते हैं। अभी 5 बजे तक पता नहीं कौन था मुख्यमंत्री उत्तराखंड का, 7 बजे कौन होगा नहीं मालूम। आप नमक छिड़क रहे हैं पवन जी। एक सिस्टम है। आप सांसद महोदय पर नमक छिड़क रहे हैं, कह रहे हैं आप लोगों को पता ही नहीं होगा। नमक नहीं, ये तो सबको मालूम है कि अब 7 बजे, हमें क्या मालूम कि भारतीय जनता पार्टी कौन सा मुख्यमंत्री कब बदल देगी। सुधांशु जी को कहां पता होगा। लेकिन सुधांशु जी, 17 राज्यों में आप लोगों की सरकार है, एक भी दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब दीजिए ना। एक सांस्कृतिक बात कहूंगा। जब आप कहते हैं दलित सिख, तो सिख धर्म की समानता के भाव की आप अवमानना कर देते हैं। गुरु नानक देव से गुरु गोविंद सिंह जी तक सबने कहा था सब समान है। पंच प्यारे जिनको 5 लोगों को अमृत चखाया था गुरु गोविंद सिंह जी ने, 5 अलग अलग जातियों के थे, पर उन्होंने कहा था अब कोई जात बिरादरी नहीं, अब सब बराबर हो गए। और जब आप कहते हैं दलित सिख, तो सिख धर्म की मूल भावना का उपहास उड़ाते हैं। यह पहली सांस्कृतिक बात है। अब दूसरी बात आता हूं राजनीतिक बात पे। देखिए ऐसा है कि सिद्धू जी बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, और अंजना जी अब आजकल टेस्ट मैच थोड़े कम हो गए हैं तो लोगों को कम ध्यान आता है। टेस्ट मैच में एक रूल होता था कि यदि खेल खत्म होने वाला हो और उससे पहले बैट्समैन आउट हो जाए तो मेन बैट्समैन को नहीं उतारा जाता था, किसी टेलेंडर को उतार दिया जाता था। उसको कहते थे नाइट वॉचमैन, यानी जो सिर्फ समय काटने के लिए आता था कि स्टंप्स होने तक समय काट ले, असली बैट्समैन तो आएगा अगले दिन जब खेल शुरू होगा। तो इन्होंने नाइट वॉचमैन बनाकर उनको उतारा है। किसके लिए? कि असली बैट्समैन सिद्धू वो बाद में आएंगे। अब दूसरी बात आई है, इन्होंने कहा कि चेहरे 2 होंगे, कोई बात नहीं, इसमें कौन सी समस्या की बात है। पर अंजना जी एक यथार्थ है कि जब 2 चेहरे होते हैं तो वो मामला 2 मुहा हो जाता है, और उस मामले को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कबीरदास कह गए हैं कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। और जहां जहां 2-2 पाट हैं देख लीजिए ना, 2 पाट राजस्थान में है, वहां स्थिति देख लीजिए, 2 पाट छत्तीसगढ़ में है, वहां स्थिति देख लीजिए। 3 ही जगह तो इनकी स्पष्ट बहुमत की सरकार है, पंजाब में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। हर जगह 2 चेहरे 2 मुहा 2 पाट के बीच में फंसे हुए हैं। आपने भी ऐसा कड़वा सच बोला, पवन जी तो जानते हैं राजस्थान का गम। आपने भी कड़वा सच बोला है, जरा इनसे भी समझेंगे। सच कड़वा लगा या नहीं लगा पवन जी, जो सुधांशु जी कह रहे हैं कि आप लोग? सुधांशु जी तो हमेशा मीठा बोलते हैं। नहीं, किसको खेलने उतारेंगे मैदान में बाद में? क्रिकेटर तो है ही सिद्धू साहब, किसको आप उतारेंगे? 2-2 चेहरे हर जगह करके, ये जो लड्डू वाली कहानी है वो उसी पर फिर से उनको सफाई दीजिए। हमारे सुधांशु जी तो मीठा बोलने के लिए जाने जाते हैं। सुधांशु जी हमारे 2 मुंह आपको दिख रहे हैं, 3। आपके यहाँ केंद्र में जो नेतृत्व है वो 2 मुहा है, 3 मुहा है, 4 मुहा है। आजकल कौन अध्यक्ष है? अभी तक अमित शाह अपने आप को अध्यक्ष भी मानते हैं। जेपी नड्डा जी बेचारे दर दर भटक रहे हैं, हर रात जा जाके बता रहे भाई अध्यक्ष मैं हूं, अध्यक्ष मैं हूं। कोई मानने को तैयार नहीं है। और मोदी जी का चेहरा सबसे बड़ा होना चाहिए। माफ कीजिएगा, पोस्टर पे अगर मोदी जी का 1 सेंटीमीटर चेहरा कम हो गया तो सुधांशु जी आप टीवी पे अभी तो मुस्कुरा रहे हैं, आप मुस्कुरा नहीं पाएंगे। 2 मुहे हो, 3 मुहे हो, 4 मुहे हो, 5 मुहे हो या 10 मुहे हो, हमें नहीं मालूम। 10 सर हैं आपके नेतृत्व के, 1 सर है, 2 सर है, हमें नहीं मालूम।
आपका नेतृत्व है, आप जानिए। सर, दो पाटन के बीच वाली अपनी कहानी पर बोलिए ना पवन जी, थोड़ा सा सर। दो पाटन के बीच में जो राजस्थान मध्य प्रदेश के का तो घाव अभी भी हरा ही होगा सर। कोई घाव नहीं अंजना जी। आपने इनसे पूछा कि आप दलित अब तक नहीं दे पाए 17 राज्यों, उन्होंने जवाब नहीं दिया ना। तो आपने जो मुझसे पूछा मैं अपना जवाब दूंगा, लेकिन मैं भी तो यहां की बात तमाम करूंगा जैसे सुधांशु जी ने करी थी। इन्होंने मेरी पार्टी पे टिप्पणी की, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि भाई कितने सर हैं आपकी पार्टी के, कितने मुही पार्टी है आपकी, उसका जवाब दीजिए सुधांशु जी। और अफसर भी बड़े कंफ्यूज हैं अंजना जी, आपको नहीं मालूम होगा या मालूम होगा मैं नहीं जानता, अफसरों में हम भी उठता बैठते हैं। अफसर बड़े कंफ्यूज हैं, गृह मंत्री कुछ कहते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय से कुछ और निर्देश आ जाते हैं और डोवल साहब के कार्यालय से कुछ तीसरा निर्देश आ जाता है। जितने मुंह उतनी बातें, जितने सर उतने षड्यंत्र। ये हालत हो रखी है इनके शीर्ष नेतृत्व की। ये हम पर टिप्पणी कर रहे हैं। हमारा तो बड़ा स्पष्ट है कि सरकार संगठन के अधीन होती है। जब चुनाव में जाते हैं तो सरकार और संगठन दोनों मिलकर सामने जाते हैं, दोनों चेहरे सामने जाते हैं और उसके बाद जब जीतते हैं, जो कि होगा, तब विधायक दल की बैठक तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और स्पष्ट है, वो सीधे आपकी सरकार पर खड़ा कर रहे हैं सवाल कि दो मुंह आप है। बिल्कुल जवाब देता हूं। हम बिल्कुल भाई, हमारे यहां स्थिति बहुत स्पष्ट है। हमारे यहां एक ही चेहरा होता है जो हर नेता खड़े होकर अपने भाषण में शुरुआत करते हुए अंत में क्या बोलता है, भारत माता की जय। चाहे मोदी जी हो या अटल जी हो, अडवाणी जी हो, दीनदयाल जी से लेके आज तक सब एक ही चेहरा है। रही बात कंफ्यूजन की, तो ये बात जब कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं 2.5 साल हो गए 2019 को हुए, भाई राहुल गांधी जी अध्यक्ष पद छोड़ दिए मगर पूरी एक्टिविटी अध्यक्ष की है। अरे भाई आज तक आप अध्यक्ष नहीं तय कर पाए। कंफ्यूजन क्या है अंजना जी? त्वमेव माता पुत्रम त्वमेव भगनी भ्राता त्वमेव, मां बेटे भाई बहन इसी के बीच में घूम रहे हैं। 2.5 साल से तय नहीं हो पाया और यहां पर प्रवचन दिया जा रहा है। हमारे यहां सब कुछ स्पष्ट रूप से, भारतीय जनता पार्टी, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है भारत के राजनीतिक इतिहास में जो 1951 में जनसंघ के जमाने से इंक्लूड करके बोल रहा हूं, आज तक पार्टी में कभी वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ। और कांग्रेस एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है कि 135 साल के इतिहास में 1885 के बाद कोई 20 साल ऐसे नहीं हुए जिसमें डिवीजन नहीं हुआ। 1907 सूरत में विभाजन, 1919 रिस्पॉन्सिविस्ट में विभाजन, 1939 सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में, 1950 में जो कुछ था चलिए विभाजन नहीं हुआ, खूब मतभेद थे। 67 में निजलिंगप्पा कामराज, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह चंद्रशेखर, 77 में देवराजस, ब्रह्मानंद रेड्डी, बाबू जगजीवन राम, कांग्रेस आई। उसके बाद 90 के दशक में अर्जुन सिंह, एनडी तिवारी, शरद पवार, और अब जो कुछ हो रहा सामने। तो मैंने कहा आप 135 साल में कोई 20 साल बताइए जिसमें विभाजन ना हुआ हो। हमारा 73 साल में कोई विभाजन नहीं। देखिए सुधांशु जी का, पवन जी, इतिहास ज्ञान बड़ा अच्छा है और हम लोग सब उसको सुनते हैं, सब लाभ लेते हैं दर्शकों को। मुझे शिरोमणि अकाली दल और आपके भी प्रवक्ता आए हुए, उनके पास जाना है। जल्दी से एक टिप्पणी इस पर आप कर दीजिए, उसके बाद ठीक है पवन जी, जल्दी से एक टिप्पणी उसका चले। मतलब आज तो 56 इंच से भी ज्यादा बड़ा सीना करके हमारे सुधांशु जी बता रहे थे कि साहब कांग्रेस के इतिहास में विभाजन हुआ और जनसंघ से अपना इतिहास बता रहे थे। अरे साहब, जनसंघ कहां है आज? आपकी तो पार्टियों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। हिंदू महासभा पे पहले वरद हस्त रखा आरएसएस ने, खत्म। उसके बाद जनसंघ बनी, खत्म। अब भाजपा कभी कब खत्म कर देंगे हमें नहीं मालूम। आपका तो अस्तित्व खत्म कर देती है आरएसएस। ये तो मैं चौथा मुंह तो भूल ही गया था। आरएसएस भी तो एक सबसे बड़ा मुंह तो वो है, विकराल मुंह। अब आप बताइए, आप बड़े पुत्रों के खिलाफ बोल रहे हैं। ये दर्द कहां से आ रहा है पुत्रों के खिलाफ? राजनाथ जी के पुत्र भी तो राजनीति में हैं। ये दर्द वहां से आता है या जय शाह से ये दर्द आता है? ये दर्द कहां से आता है? अनुराग ठाकुर से आता है ये दर्द आपको, या हमारी वसुंधरा जी के बेटे दुष्यंत से आता है ये दर्द आपको? ये दर्द कहां से आ रहा है आज पुत्रों के खिलाफ और डायनेस्टी के खिलाफ? मुझे आज ये अपनी आपकी निजी पीड़ा हो सकती है। अगर निजी पीड़ा है तो मैं कहीं और स्टूडियो के बाहर आपसे निजी तौर पे बात कर लूंगा, और अगर ये सार्वजनिक पीड़ा है तो मुझे बताइए कि अनुराग ठाकुर को मंत्री क्यों बनाया गया? जय शाह को बीसीसीआई का अध्यक्ष क्यों बनाया गया? राजनाथ सिंह जी के पुत्र को टिकट क्यों दी गई और क्यों वो मंत्री बनने के लिए आपाधापी लगाए रखे हैं सुबह से शाम तक? ये तमाम जवाब दीजिए। दुष्यंत सिंह क्यों सांसद बन जाते हैं हर 5 साल बाद? क्यों उन्हें टिकट मिल जाती है? और भी कई हैं, 40-50 आपके। और बताइए पवन जी, आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी ले गए वो। हमारे भी डायनेस्ट को ही ले जाते हैं साहब। जितिन प्रसाद हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, साहब को ले वहां भी। अरे साहब, आपके डाका डाले आप सुधांशु जी और कहे कि ये सब खाली कांग्रेस की बीमारी है।
डाका डाले और फिर आप अब तो कम से कम डायनेस्टी का बोलना बंद कर दीजिए। अपने डायनेस्ट तो आपके पूरे हुए नहीं, अपने हमारे भी ले जा रहे हैं डायनेस्ट। सुधांशु जी मुझे वापस पंजाब पे लौटना है सर, रुकिए प्लीज, पंजाब पर लौटना है मुझे। सुधांशु जी एकदम छोटा सा संक्षिप्त जवाब दीजिएगा। एक मुझे सिद्धू पर सीधा सवाल आपसे पूछना है पवन जी, चाय पी लीजिए आप, उसके बाद जवाब दीजिएगा। सुधांशु जी नहीं आप पूछिए। हाँ, मैं पहले इनकी बात का एक लाइन में जवाब दे देता हूं अंजना जी। हाँ। एक लाइन में जवाब देता हूं। डायनेस्टी जानते क्या होती है? 2021 हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा जी, 2011 नितिन गडकरी जी, 2001 उस समय जनक कृष्णमूर्ति जी, 1991 डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, 2031 अध्यक्ष कौन होगा कोई नहीं बता सकता। आपके यहां तय है जो मैंने बोला ना, माता पिता भाई बहन किसी में से होगा। ये होती है डायनेस्टी कि जब जाएंगे, जैसे अंजना जी आप शो कर रही हैं, आपके परिवार का कोई व्यक्ति मीडिया में नहीं आएगा, इस पर रोक नहीं हो सकती। आज तक ज्वाइन नहीं करेगा, नहीं हो सकता। पर यह नहीं हो सकता कि जिस दिन आप ये शो छोड़ेंगी उस दिन आपके ही परिवार का कोई व्यक्ति इसका एंकर बनेगा। यह होती है परिवारवाद। अंजना जी जरा मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा। खैर उस विषय को छोड़िए, उस पर हम विस्तार में नहीं जाना चाहते। अरे वो देखिए, अब हम आते हैं वर्तमान के ऊपर, पंजाब पे, दलित पे। तो मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एक भी दलित चेहरा आपका सीएम नहीं है आपके शासित राज्यों में, क्योंकि इसका जवाब अभी तक नहीं मिला। सुधांशु जी पहुंचिए तो वहां। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जवाब देता हूं। अरे साहब, हम तो दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष बना चुके हैं। आज नहीं, आज से 22-23 साल पहले बंगाली और जिस समय 1995 में उस समय की सबसे बड़ी दलित नेता, उस समय की मायावती जी पे कातिलाना हमला हुआ था। मोतीलाल वोरा जी गवर्नर थे, एक चू नहीं बोली थी। बचाने कौन गया था? भाजपा के नेता स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी, और जिसके लिए एलानिया बयान था मायावती जी का, उन्होंने राखी बांधी थी कि अगर ब्रह्मदत्त द्विवेदी नहीं होते तो जीवित बचना मुश्किल था, जान से मारा जा रहा था। कांग्रेस का शासन था, मुलायम सिंह के साथ मिलकर कर रहे थे। इसलिए कितना किया है। आज दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स दिखाई पड़ता है। एक बार पंजाब पर आने के बाद चाय भी पी चुके हैं। एक बार पवन जी चाय पर, एक सेकंड, चाय आपकी हो गई है। जरा सा मुझे बताइए, जरा सा मुझे बताइए पहले पवन जी, एक सेकंड ईमानदार जवाब दीजिएगा। क्या आपकी पार्टी को यह एहसास हो गया है कि अब सिद्धू से खेलना आग से खेलने के बराबर है? उनकी नाराजगी आप लोग मोल नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि जब हरीश रावत ने तुरंत चन्नी साहब के मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद जब ये बयान वो दे रहे हैं, एक तरफ स्वेरिंग इन है और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि उनका चेहरा होगा, तो आप लोग डरे हुए हैं। अब आप लोगों को ये एहसास है कि ये राह बड़ी आसान नहीं है। नहीं। मैंने अभी आप ही के चैनल पे पहली बार हरीश रावत जी का पूरा बयान आपने चलाया, मैंने सुना। उन्होंने बड़े स्पष्ट तौर पे कहा कि मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो तमाम लोग प्रदेश अध्यक्ष के मातहत रहकर, ये हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया है हमारी पार्टी की कि सरकार संगठन के अधीन मानी जाती है। संगठन जवाबदेह होता है क्योंकि मैनिफेस्टो लेकर फिर वही संगठन जाता है चुनाव लड़ने, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। उसको कोई कितना तोड़े मरोड़े वो छोड़ दीजिए। अब मेरे मित्र सुधांशु जी ने गलती कर दी कि अपने दलित अध्यक्ष का नाम ले लिया, बंगारू लक्ष्मण जी का। स्वर्गीय बंगारू लक्ष्मण जी के विषय में मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन इन्होंने बात छेड़ी। अगर बंगारू लक्ष्मण जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, अगर वो दलित नहीं होते तो क्या ये लोग उन्हें हटाते? ये एक बहुत गंभीर और गहरा प्रश्न है। अगर वो अपर कास्ट के होते तो बंगारू लक्ष्मण जी जैसे कि इनके बाकी अध्यक्ष और बड़े नेता हैं बच जाते हैं, कितना ही बड़ा पाप कर दें, अपराध कर दें, उनको ये नहीं हटाते। बंगारू लक्ष्मण जी को हटाया क्योंकि वो दलित थे। ये है आपकी समता और समरसता में जो अंतर है, जो आरएसएस से सिखाया जाता है कि नारा तो एक कुआं, एक मंदिर, एक शमशान का, और असलियत यह है आपकी असलियत। और आपने मायावती जी की भी बात करके गलती कर दी। दयाशंकर सिंह ने मायावती जी के बारे में जो अपशब्द कहे थे, उन्हीं की पत्नी को आपने, स्वाति सिंह को आपने क्या बनाया उत्तर प्रदेश में महिला आयोग का अध्यक्ष? अब जब उनको टिकट भी दिया आपने। ठीक है, इसका मैं जवाब उनसे लूंगी, लेकिन अब जब हर व्यक्ति की पहचान की बात हो रही है पवन जी, तो अब तो आदमी ऐसे ही देखा जाएगा ना, हर पॉलिटिकल आदमी को, और ये देखा जाता रहा है इस देश में। तो फिर बीजेपी भी पूछ सकती है ना कि राष्ट्रपति अभी कौन है? हम अब इसमें नहीं उनको कोई बोल रहे कि राष्ट्रपति कौन है। पहला राष्ट्रपति किसने दिया? दलित राष्ट्र। पहली लोकसभा अध्यक्ष दलित किसने दी? हमसे पूछो ना, हम जवाब देंगे ना, हम तो बिल्कुल तैयार हैं जवाब देने। हाय रे पंजाब चुनाव एकदम खुलकर आज पवन खेड़ा भी दलित कार्ड खेल रहे हैं। जबरदस्त मामला। क्रांतिकारी काम हुए हैं इस देश में आजादी से पहले, आजादी के आंदोलन के दौरान और आजादी के पश्चात, वो कांग्रेस पार्टी लाई।
वो छुआछूत के खिलाफ गांधी जी का संघर्ष हो, सुधांशु जी जल्दी से विनोबा जी का संघर्ष हो, एक के बाद एक वो जमींदारी। चड्डा जी और बराड़ साहब, मैं आ रही हूँ आपके पास, एक सेकंड, जल्दी से तमाम मुझे पता है कि आप औरों के पास भी है ना, एक ही समाज में क्रांति लाने सारे दलित चेहरों से ऊपर एक ही दलित चेहरा। भारत के इतिहास में सबसे बड़े दलित चेहरे के प्रतीक डॉक्टर अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहां से चुन के आए थे? पवन खेड़ा जी बताइए। पूरे हिंदुस्तान में कहीं से कांग्रेस को चुन के नहीं आने, आपने पूछ लिया, मैं आज के बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान से चुन के आए जनाब। और नेहरू जी उनको चुनाव हरवाने के लिए गए 52 के चुनाव में। और डॉक्टर अंबेडकर ने संसद के पटल पर जो बयान दिया है इस्तीफा देते समय, वो बाकायदा अवेलेबल है इंटरनेट पे, जाइए लोकसभा की कार्रवाई में, और किस ढंग का अपमान किया इसलिए सबको पता है। और डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न मिला 40 साल तक कांग्रेस शासनकाल में, बताइए जवाब दीजिए डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला। डॉक्टर अंबेडकर ने जहां अपना प्राण छोड़े, अलीपुर रोड का बंगला, उसको स्मारक नहीं बनाया। डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन को, जहां दीक्षा भूमि को, उसको स्मारक हमने बनाया। मोदी जी ने आने के बाद मुंबई में और लंदन में उनके स्कूल को स्मारक बनाया। आपने क्या किया बताइए, जवाब दीजिए। वहां की बातें कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। अब आप संतुलन खो गए, बोलने लगे। मैं तो आपने टंग नहीं बोला था ना, मैंने शांति से सुना था। आप भी बोल रहे थे। क्या कहा? वो पढ़ लेंगे तो संघ को आप भी छोड़ देंगे। पवन साहब एक ब्रेक ले लेते हैं। सुधांशु जी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम चलेंगे। अकाली दल के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं और चड्डा साहब प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि एक तरफ मुख्यमंत्री दलित हमने बनाया, इस पर पीठ भी अपनी थपथपा रही है कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ अगला चुनाव अगर वो सिद्धू के नाम पर लड़ने वाले हैं तो अगला मुख्यमंत्री फिर किसको बनाएंगे? या फिर दोनों हाथ में ये दिखाना चाहते हैं कि हम जट सिखों को भी एक साथ लेकर चल रहे हैं और दलित भी, ताकि वोट बैंक सज जाए। ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। तो हमने सीधे तस्वीर डाली है और लिख दिया है चेहरा या फिर मोहरा। अब चलिए दोनों प्रवक्ता जिनसे मैं पहले बात नहीं कर पाई थी, माफी के साथ आपके पास आ रही हूं। दिनेश चड्डा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, और हमारे साथ अकाली दल की तरफ से बराड़ साहब है। लेकिन मैं आपके साथ मिस्टर चड्डा स्टार्ट करना चाहती हूँ। आखिरकार तो वो ये साबित कर रहे हैं ना कि हमने एक दलित को मुख्यमंत्री बना दिया है, और दूसरी तरफ जट सिख के चेहरे पर उनके पास सिद्धू है और भी कई चेहरे हैं। तो अगर हम इसको पंजाब के वोट बैंक और जाति के हिसाब से देखें तो इसे मास्टर स्ट्रोक ही कहा जाएगा। ऐसा है कि चन्नी जी को कल कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया तो हमने तो उनको बधाई भी दी, उनको शुभकामनाएं भी दी। बट जो आज रावत साहब की स्टेटमेंट आई उसके ऊपर जो जाखड़ साहब का प्रतिक्रम आया तो उससे खुद ही सवाल खड़े हो गए कि उन्हें सिर्फ इलेक्शन तक के लिए एज ए दलित इन्होंने सीएम क्यों बनाया है। अब उस इलेक्शन में आने वाले इलेक्शन में उन्हें दलित फेस प्रोजेक्ट, उन्हें सीएम फेस प्रोजेक्ट क्यों नहीं कांग्रेस कर रही है? जाखड़ साहब ने खुद ही सवाल खड़े कर दिए थे। और इससे आगे हम अगर जाएं तो दलितों का कल्याण सिर्फ दलित सीएम बनाने से या दलितों को कोई और ओहदा देने से नहीं हो सकता। अगर जो पंजाब की ग्राउंड रियलिटी है उस पे हम आ जाएं तो बीजेपी भी बहुत क्लेम कर रही है और कांग्रेस के प्रवक्ता, आदरणीय प्रवक्ता बैठे हैं, वो भी क्लेम कर रहे हैं। बट पंजाब में हकीकत जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2017-18 से लेकर आज तक करीब 4 साल का करीब 2000 करोड़ दलित स्कॉलरशिप पेंडिंग है। और ये अपने आप में एक ऑफेंस है इस मुल्क में, जो अपने आप में एक जुर्म है कि दलित विद्यार्थियों को एग्जाम में नहीं बैठने दिया जा रहा क्योंकि उन्हें उनका स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ने भरा नहीं, उसकी वजह से उनका रोल नंबर इशू नहीं किया जा रहा। और ये मैं से क्राइम कहूंगा, ये हमारी गवर्नमेंट क्राइम कर रही है। इस मुल्क में सिर्फ एक विद्यार्थी को दलित होने की वजह से एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया। पंजाब में ये पंजाब की ग्राउंड रियलिटी है। उससे आगे मैं बताना चाहूंगा कि मैं भी पंजाब के एक सरकारी स्कूल का विद्यार्थी रहा हूं, पंजाब के सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं और सरकारी स्कूलों की, पंजाब की जो गवर्नमेंट स्कूलों की ये एक हकीकत थी कि वहाँ सभी वर्गों के लोग जो है वो मिलजुल कर अपनी पढ़ाई हासिल करते थे। बट जो सरकारें पंजाब में रही हैं कांग्रेस की और अकाली दल बीजेपी की सरकारें, इन्होंने पंजाब के सरकारी स्कूलों का ऐसा हाल कर दिया, उनकी ऐसी दिशा कर दी है कि वहाँ अब वो अब सिर्फ गरीब और दलितों के स्कूल आपने अच्छा सवाल पूछा है, वो पूछेंगे अभी इनसे, पूछेंगे पवन साहब से, पूछेंगे कि सिर्फ सीएम बना देने से क्या दलितों का उत्थान हो जाएगा? और पेंडिंग काम वाले तो जख्म पर फिर उनके नमक मत डालिए, क्योंकि पेंडिंग काम ही बोल बोल के तो इन्हीं के विधायकों ने कैप्टन अमरिंदर को इतना घेरा था। मैं उस पर लेकिन जवाब लूंगी, थोड़ा सा पवन जी रुक जाइए एक बार। बराड़ साहब, कांग्रेस पार्टी कह रही है हमने तो मास्टर स्ट्रोक खेला है, हमने दलित एम्पावरमेंट किया है, हमने पंजाब के इतिहास को बदल दिया है,
हमने दलित मुख्यमंत्री दिया है। देखिए, ऐसा है कि चन्नी साहब जो पहले कैबिनेट मिनिस्टर भी 4.5 साल से चले हैं, और भी कई दलित नेता कैबिनेट में थे, और कितनी राखी कर पाए ये मैं नहीं बोलूंगा, ये पंजाब के लोग समझते हैं। जैसे स्कॉलरशिप की बात मेरे साथी पैनलिस्ट ने की है, 4.25 लाख बच्चा होता था स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ता जब हमारी सरकार थी, तो अब 1 लाख रह गया। 3.25 लाख बच्चा हर साल का नुकसान किया दलित का। मैं उम्मीद रखता हूं कि चन्नी साहब सबसे पहला काम दलित स्कॉलरशिप के घोटाले की जांच कराएंगे। दूसरा काम एक्साइज में जो 5500 करोड़ का घपला हुआ था, 135 लोग मारे गए थे, उनकी जांच कराएंगे। पीपी किट्स का घपला हुआ, वैक्सीन का घपला हुआ, राशन बांट में घपला हुआ, बीज का घपले की तो जांच हो नहीं सकती, वो तो डिप्टी सीएम बना दिया जिसके बीज के घपले की, जिसके ऊपर आंच आती। मैं समझता हूं कि सभी घपलों की जांच हो सकता है। मुख्यमंत्री जो बने हैं नए, अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो तुरंत इनकी जांच जो है वो की जाए। और दूसरी बात, मुलाजमा का पे कमीशन जो सही ढंग से लागू करें, डीए जो जारी करें, टेम्परेरी मुलाजम पक्के करें, और जो किसान शहीद हो गया 900 हमारे संघर्ष में, उनके बच्चों को नौकरी दें। अब तो चुनाव में कम टाइम है, जितने काम होंगे धड़ाधड़ करेंगे। और मजदूर की, अरे बराड़ साहब अब तो चुनाव में वैसे भी कम टाइम है, जितना काम करने होंगे। 40 मिनट। अच्छा, पवन जी नोट भी कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कराएंगे। हमारा भी बहुत क्यों पवन जी? बाद आपने समय दिया तो बात सुनने की समय था। नहीं, आपने अपनी बात कह ली है, जवाब अब ले रहे हैं। पवन साहब अब जवाब दीजिए। दोनों ने सॉलिड बातें की है, बात करने दीजिए प्लीज। ठीक है, दिखाइए कुछ दिखा रहे हैं। ठीक है, अरे बोलिए बराड़ साहब, बोलिए। एक बार फुल स्क्रीन दिखाइए, बराड़ साहब कुछ दिखा रहे हैं। बोलिए। बीजेपी वालों से पूछ रहे हो, बीजेपी का पंजाब में है क्या, ये तो बताए ना, क्यों टाइम खराब कर रहे हैं उनके साथ। ये मैनिफेस्टो हुआ पंजाब में जारी किया। अरे सर, डिवोर्स क्या हुआ, आप तो टूट ही पड़े उन पर। रुकिए, अभी अंजना प्लीज मेरी बात तो लोगों तक जाने दो ना, मेरे हाथ जोड़ के विनती है। दसो जी दसो। लिखा था कि पूर्ण कर्जा माफ करेंगे किसान का और मजदूर का, तो मजदूर का भी नहीं माफ हुआ। पूर्ण कर्जा माफ करें, और जो खुदकुशी कर गए किसान, उनके लोगों को 10 लाख रुपए मुआवजा, पूर्ण कर्जा माफी और एक नौकरी देनी थी। और जो गरीबों की सुविधाएं, 2500 पेंशन, आटे दाल के साथ चीनी, चाय और ये सारी बातें मुख्यमंत्री साहब 2.5 महीने में पूरी करें तो फिर ठीक है। अब तो जवाब सुनिएगा। जब 5 साल मुख्यमंत्री सो रहे थे तब ये कैबिनेट मिनिस्टर होकर भी सो रहे थे। हाँ, पवन जी जवाब दीजिए। आम आदमी पार्टी से शुरू करूंगा, अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी सबको जवाब दूंगा। हमसे पूछ रहे हैं हमारा चेहरा कौन होगा, तो बता देंगे जब जीतेंगे, उसके बाद तुरंत आपको बताएंगे कौन चेहरा होगा। हमारी विधायक दल की बैठक होगी, वो बता देंगे कौन चेहरा होगा। आप बताइए ना, इसको चेहरा बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जैसे पिछली बार लालच आ गया था उनको कि